नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी सीरीज की एक और वीडियो के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने हिमालयी अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा की थी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र के बारे में। तो जो प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र है, तो यहाँ की जो नदियाँ हैं प्रायः वर्षा के जल पर निर्भर करती हैं। आपको पता है कि जो हिमालयी नदियाँ थी वो ग्लेशियर के जल पर डिपेंड करती थी, लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये वर्षा के जल पर डिपेंड करती हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इनकी द्रोणियाँ और आकार मतलब लंबाई और साथ ही साथ इनका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो छोटा होता है। यहाँ पर एक शब्द आया द्रोणी, एक आया लंबाई और दूसरा आया जल ग्रहण क्षेत्र। तो लंबाई तो आपको पता है, लेकिन जो द्रोणी है वो मैं आपको बता देता हूँ। द्रोणी का मतलब होता है एक नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? अपवाह द्रोणी। और जो वाटर कैचमेंट एरिया है मतलब जल ग्रहण जो क्षेत्र है, उसका मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई एक विशिष्ट नदी है, जैसे गंगा नदी है, ठीक है, या फिर यहाँ की प्रायद्वीपीय नदियों में से कोई भी एक नदी ले लीजिए आप, जैसे कि नर्मदा नदी है, ठीक है। तो कोई भी एक विशिष्ट नदी है जो कि जिस क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, उस क्षेत्र को बोला जाता है उसका वाटर कैचमेंट एरिया, मतलब कि उसका जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक है, कोई भी नदी हो उसी का जो जल बहाने वाला क्षेत्र है, मतलब जहाँ से पूरा जल बहा कर लाती है, उसी को बोलते हैं जल ग्रहण क्षेत्र यानी वाटर कैचमेंट एरिया। तो यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं इनका जल ग्रहण क्षेत्र भी छोटा होता है, द्रोणियाँ भी छोटी होती हैं और साथ ही साथ इनकी लंबाई भी हिमालयी नदियों की अपेक्षा छोटी होती हैं। साथ ही तीव्र प्रायद्वीपीय ढाल के कारण यहाँ की जो अधिकतर नदियाँ हैं वो समुद्र में मिल जाती हैं। प्रायः इन नदियों की जो घाटियाँ होती हैं वो कम गहरी होती हैं, मतलब उथली होती हैं, और इनमें जल की जो मात्रा होती है उसके घटने बढ़ने के कारण, और क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है तो यहाँ पर उच्चावच काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब ऊंच नीच काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जिस कारण से यहाँ पर जलप्रपात भी बन जाते हैं। इसी कारण से ये जो नदियाँ हैं ये नौका गमन के लिए अनुकूल नहीं हैं, जबकि जो हिमालयी नदियाँ होती थी वो नौका गमन के लिए अनुकूल होती थी। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये प्रायः सीधी व रेखीय प्रवाहित होती हैं, मतलब एकदम लगभग सीधी वे बहकर चली जाती हैं तथा ये अपने मुहाने पर एस्चुरी व डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो पश्चिमी घाट की तरफ नदियां आती हैं ये लगभग एस्चुरी का निर्माण करती हैं सभी, और जो पूर्वी घाट की तरफ नदियां जाती हैं वो सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हिमालयी तंत्र की तुलना में जो प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियाँ हैं वो अधिक प्राचीन हैं, क्योंकि जो हिमालयी नदियां हैं वो हिमालय के उत्थान के समय बनी। हालांकि कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो कि पूर्ववर्ती नदियां हैं, मतलब कि हिमालय से पहले से थी, लेकिन जो ये प्रायद्वीपीय भाग है आपको पता है ये पहले यहाँ नहीं था, ये आया है टूटकर गोंडवाना लैंड से। तो यहाँ पर पहले भी नदियाँ प्रवाहित होती थी, तो ये अधिक प्राचीन नदियाँ मानी जाती हैं। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके लिए पश्चिमी घाट पर्वत मुख्य जल विभाजक का कार्य करता है। यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत स्थित है, यहाँ पर पूर्वी घाट पर्वत, और यहाँ पर स्थित है नर्मदा सोनभ्रंश घाटी। आपको पता है जो प्रायद्वीपीय भारत है पहले यहाँ पर नहीं था, गोंडवाना लैंड से टूटकर ये यूरेशियाई प्लेट से आकर टकरा गया, जिसके कारण से यहाँ पर एक भ्रंश पड़ गया, मतलब यहाँ पर एक दरार पड़ गई, जिसी को बोला जाता है नर्मदा सोन घाटी। तो यहाँ से अगर बोले कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है तो इसका ढाल दक्षिण पूर्व की तरफ हो गया है, लेकिन नर्मदा सोन घाटी से उत्तर वाला जो एरिया है यहाँ की नदियों का जो ढाल है वो किधर हो गया है? उत्तर पूर्व की तरफ हो गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर दरार पड़ गई तो ये हिस्सा जो पिछला वाला हिस्सा है, मतलब दक्षिण वाला जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ चला गया। इस कारण से यहाँ का जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व की तरफ चला गया, और नर्मदा सोन घाटी के जो उत्तर वाला एरिया है उसका ढाल उत्तर पूर्व की तरफ चला गया। तो अधिकांश जो नदियाँ हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं वो प्रायः पूर्वी घाट की तरफ बहकर चली जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है ये मुख्य रूप से जल विभाजक का कार्य करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो पश्चिमी घाट पर्वत है, मान लीजिए पश्चिमी घाट पर्वत की एक ऊंचाई है, फिक्स ऊंचाई मान लीजिए, एकदम ऊपर खड़े हैं आप, ठीक है, तो अगर वहां से जो पश्चिम की तरफ से नदियां निकलेंगी, ठीक है, मतलब ऊपर से अगर पश्चिम की तरफ से जो नदियां निकलेंगी पश्चिमी घाट पर्वत की, तो जाहिर सी बात है वो पर्वत फिर से चढ़ के पूर्व की तरफ तो उतरेंगे नहीं, तो किधर चली जाती हैं? वो पश्चिम की तरफ ही चली जाती हैं, मतलब अरब सागर की तरफ वो कम दूरी तय करके चली जाती हैं। लेकिन जो पश्चिमी घाट पर्वत से पूर्व की तरफ से कहीं से भी निकलती हैं तो वो पूरी तरह से पूर्व की दिशा
दिशा की ओर जाती है और बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नर्मदा सोन भ्रंश घाटी है, तो नर्मदा सोन भ्रंश घाटी जो है इसी के कारण यहाँ पर जो नर्मदा नदी बहती है वो सीधे पश्चिम की तरफ आ जाती है। जबकि ये निकलती कहाँ है, तो ये मध्य से निकलती है, मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है लगभग उसके बीच से निकलती है, लेकिन आती किधर है, पश्चिम की तरफ आती है। जबकि कायदे से इसको जाना किधर चाहिए, तो इसको जाना चाहिए था पूर्व की तरफ, लेकिन आती है पश्चिम की तरफ। एक और नदी है जो है ताप्ती नदी, वो भी पश्चिम की तरफ आ जाती है। इसका कारण यही है कि ये दोनों जो नदियां हैं ये प्रायः अपने भ्रंश में बहती हैं, मतलब एक दरार में बहती हुई इधर चली आती हैं। सेम जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है वहीं से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी भी अपने भ्रंश में बहती है, लेकिन वो पश्चिम की तरफ ना आकर पूर्व की तरफ चली जाती है, क्योंकि बीच में एक पर्वत है, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो सोन नदी है इधर ना आकर उधर साइड चली जाती है और बाद में जाकर वो गंगा में मिल जाती है। तो याद रखिएगा, दो विचित्र नदियां हैं, एक नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी, जो कि ढाल के विपरीत बहती हैं। ढाल उनकी किधर है, या तो उनको चले जाना चाहिए था उत्तर पूर्व की तरफ या फिर उनको चले जाना चाहिए था दक्षिण पूर्व की तरफ, लेकिन वो नहीं जाती हैं बल्कि वो पश्चिम की तरफ बहकर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो अरब सागर में आकर गिरती हैं वो प्रायः एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और जो बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं वो प्रायः डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। पहला पूर्व वाहिनी नदियाँ, मतलब पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ, और दूसरा पश्चिम वाहिनी नदियाँ, मतलब पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ। पूर्व वाहिनी नदियों में महत्वपूर्ण नदियां हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब। और पश्चिम वाहिनी नदियों में साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, पेरियर, ये सब नदियां आती हैं, ठीक है। तो सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिम वाहिनी नदियों की। तो पश्चिम वाहिनी नदियों में सबसे पहली नदी है लूनी नदी। जो लूनी नदी है ये अरावली रेंज में पुष्कर वैली स्थान से, जो कि अजमेर के पास पड़ता है, वहाँ से निकलती है और आगे चलकर कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। मतलब ना तो ये किसी समुद्र में मिलती है और ना ही ये किसी की सहायक नदी है, बल्कि यह एक अंतःस्थलीय नदी है। क्यों? क्योंकि यह कच्छ के रन में विलीन हो जाती है, मतलब स्थल में ही विलीन हो जाती है। तो याद रखिएगा, जो लूनी नदी है वो कच्छ के रन में विलीन हो जाती है, इस कारण से इसको एक अंतःस्थलीय नदी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका जो पानी है नमकीन है, इस कारण से इसे साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है या फिर नमकीन नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी दो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, एक है सुकरी नदी और एक है जवई नदी। तो याद रखिएगा, सुकरी और जवई किसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं, तो सही जवाब होगा लूनी नदी। तो लूनी नदी के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके अलावा कच्छ के रन में तीन और महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि विलीन हो जाती हैं। एक है पश्चिमी बनास नदी, एक है सरस्वती नदी और एक है रूपेन नदी। तो याद रखिएगा, ये तीन नदियां और हैं जो कि कच्छ के रन में विलीन हो जाती हैं, ठीक है। ये सब की सब राजस्थान से ही निकलती हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं साबरमती नदी की। जो साबरमती नदी है वो मेवाड़ क्षेत्र के उदयपुर के पास स्थित जयसमंद झील से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। साबरमती नदी के किनारे ही गांधीनगर और अहमदाबाद स्थित हैं, ठीक है। और साथ ही याद रखिएगा, जो साबरमती आश्रम है वो भी साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है। तो साबरमती नदी के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं माही नदी की। जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में जो मेहद झील है वहाँ से निकलती है और आगे चलकर ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। मैं आपको बता दूं कि पहले ये उत्तर दिशा की ओर चलती है, फिर रास्ते में इसको ग्रेट राजस्थान भ्रंश मिलता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भ्रंश क्या है। भ्रंश मतलब होता है दरार, ठीक है। मतलब कि टकराने के कारण या फिर पृथ्वी के नीचे कोई भी जब हलचल होती है उसके कारण ऊपर दरार बन जाती है और एक नालीनुमा संरचना बन जाती है। तो बीच में जब ग्रेट राजस्थान भ्रंश आ जाता है तो पहले तो उत्तर की तरफ चल रही थी, लेकिन ग्रेट राजस्थान भ्रंश आने के कारण ये फिर यू टर्न करके पश्चिम की तरफ आती हुई खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो जब उत्तर की तरफ चल रही होती है तब ये कर्क रेखा को एक बार काटती है, और जब दोबारा यू टर्न करके आती है पश्चिम की तरफ तब भी कर्क रेखा को एक बार काटती है। तो यह कर्क रेखा को दो बार काटने वाली महत्वपूर्ण नदी है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है तो सही जवाब क्या होगा? माही नदी। ठीक इसी प्रकार जो मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी है वो है लिम्पोपो नदी, और भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी है कांगो व जायरे नदी। कभी कभी कांगो लिखा हुआ मिलता है, कभी कभी जायरे लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की। जो नर्मदा नदी है वो मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है और खंभात की खाड़ी में भरूच के पास जाकर ये मिल जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसकी जो लंबाई है लगभग 1312 किलोमीटर है और यहाँ पर एक श्रेणी स्थित है जिसका नाम है विंध्य श्रेणी। इसके बाद यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी स्थित है या फिर सतपुड़ा रेंज बोल सकते हो आप। इसी का एक हिस्सा है मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अमरकंटक और अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है और भ्रंश घाटी में होती हुई ये भरूच के पास खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, और यहीं से एक सोन नदी निकलती है जो कि दूसरी तरफ जाती है अपनी सोन घाटी में बहती हुई और गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और रेंज स्थित है जिसका नाम है सतमाला या फिर हरिश्चंद्र रेंज। तो यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत से निकलने वाली एक ताप्ती नदी है जो कि सतपुड़ा रेंज और सतमाला हरिश्चंद्र रेंज के बीच से बहती हुई खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो नर्मदा नदी है ये भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। 3 बातें याद रखिएगा, पहला भारत की है, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियों में अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी नदी है, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पहली प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी, दूसरी कृष्णा नदी और तीसरी नर्मदा नदी। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अरब सागर में गिरने वाली भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में जो नर्मदा नदी है उसका पहला स्थान है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जबलपुर के पास भेड़ा घाट में जो नर्मदा नदी है वो संगमरमर की चट्टानों को काटते हुए धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके अलावा इसमें सरदार सरोवर बांध, महेश्वर परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना और ओमकारेश्वर बांध बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है और याद रखिएगा इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों के नाम, जिसमें पहली महत्वपूर्ण सहायक नदी है बंजार नदी, दूसरी महत्वपूर्ण सहायक नदी है बरना नदी, तीसरी है तवा नदी और एक है हिरना नदी। ठीक है, तो इनके नाम भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ताप्ती नदी की। जो ताप्ती नदी है ये मध्य प्रदेश के बैतूल में मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है जो कि सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत आता है और आगे चल के अरब सागर में ये गिर जाती है। इसके किनारे एक महत्वपूर्ण स्थान स्थित है जिसका नाम है सूरत। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है तो सही जवाब क्या होगा, ताप्ती नदी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नदियों के किनारे स्थित महत्वपूर्ण नगर या फिर शहर को याद करने की वीडियो पहले से अपलोड है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। ताप्ती नदी के संबंध में आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है, जैसे कि यह महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है। इसके अलावा इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है उसका नाम है पूर्णा। ताप्ती नदी जो है इसमें 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी चलती हैं, पहला है काकरा परियोजना और दूसरा है उकई परियोजना। तो याद रखिएगा ये दोनों परियोजनाएं गुजरात में स्थित हैं और किस नदी में है, ताप्ती नदी में बनी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मांडवी नदी की। जो मांडवी नदी है ये कर्नाटक के बेलगांव से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो मांडवी नदी है इसी के किनारे गोवा की राजधानी पणजी भी स्थित है। इसके अलावा ये गोवा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये भी याद रखिएगा। और जो मांडवी नदी है इसी में दूध सागर जलप्रपात भी स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो दूध सागर जलप्रपात है वो किस नदी में बना हुआ है, तो मांडवी नदी में बना हुआ है। और ये तो आपको याद ही रखना है कि गोवा की राजधानी जो पणजी है वो मांडवी नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जुआरी नदी की। जो जुआरी नदी है ये कर्नाटक से निकलती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूं जो जुआरी नदी है ये गोवा की सबसे लंबी नदी है और जुआरी और मांडवी नदी के मुहाने में ही मर्मागावो बंदरगाह स्थित है। जो जुआरी नदी है और जो मांडवी नदी है लगभग एक ही स्थान में अरब सागर में जाकर मिलती हैं, तो इसी के मुहाने में मर्मागावो बंदरगाह स्थित है। तो आपको ये चीज़ जुआरी नदी के संबंध में याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सारावती नदी की। जो सरावती नदी है इसको सारावती नदी या फिर सरावती नदी बोलते हैं। तो जो सरावती नदी है ये कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और आगे चल के अरब सागर में गिर जाती है। इसके संबंध में आपको केवल एक ही चीज़ याद रखनी है कि इसमें जोग जलप्रपात स्थित है। जोग जलप्रपात जिसको गरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, तो वो सरावती नदी में ही स्थित है। ठीक है, तो आपको सरावती नदी के संबंध में इतनी चीज़ें ही याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भरतपुछा नदी की।
जो भरतपुछा नदी है इसको पोन्नानी नदी या फिर नीला नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तमिलनाडु के अन्नामलाई पर्वत से निकलती है और केरल में प्रवाहित होती हुई यह अरब सागर में मिल जाती है। यह केरल में 209 किलोमीटर प्रवाहित होती है और तमिलनाडु में लगभग 41 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो इसकी कुल लंबाई हो जाती है 250 किलोमीटर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो भरतपुछा नदी है ये केरल की सबसे लंबी नदी भी है। तो आप भरतपुछा नदी के संबंध में इतनी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पेरियर नदी की। जो पेरियर नदी है यह भी तमिलनाडु के अन्नामलाई पर्वत से निकलती है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जो केरल की सबसे लंबी नदी है वो तो भरतपुछा नदी है, लेकिन केरल की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो है पेरियर नदी, ठीक है। इसके अलावा जो पेरियर नदी है इसको केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है और पेरियर नदी में ही इडुक्की बांध बना हुआ है। तो इतनी चीज़ें आपको पेरियर नदी के संबंध में याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पंबा नदी की। जो पंबा नदी है ये भी केरल से निकलती है। इसके बारे में आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि जो पंबा नदी है ये वेम्बनाड झील में जाकर मिल जाती है। वेम्बनाड झील है, वैसे झील होने के कारण मैं आपको बता दूं कि इसको लैगून या फिर कयाल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये समुद्री तट में स्थित है ना। समुद्री तट में स्थित होने के कारण इसको लैगून बोला जाता है, लेकिन लैगून को केरल में कयाल बोला जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो पंबा नदी है ये वेम्बनाड झील या फिर कयाल या फिर लैगून में जाकर मिल जाती है। तो इतनी चीज़ें आपको पंबा नदी के संबंध में याद रखनी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पश्चिम वाहिनी नदियों को एक एक करके जाना। अब हम लोग पूर्व वाहिनी नदियों के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्वर्णरेखा नदी की। जो स्वर्णरेखा नदी है ये झारखंड के रांची के पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके बारे में आपको बता दूं, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है रांची का पठार। जो रांची का पठार है वो छोटा नागपुर के पठार का ही एक भाग है। जो छोटा नागपुर का पठार है इसके बीच में एक भ्रंश घाटी है जिसमें दामोदर नदी बहती है। तो दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। जो उत्तरी भाग है उसको बोला जाता है हजारीबाग का पठार, और जो निचला भाग है यानी दक्षिणी भाग है इसको बोला जाता है रांची का पठार, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब भ्रंश घाटी में बहती है मतलब यहाँ से दरार पड़ गई, जिस कारण से दामोदर नदी से जो ऊपर वाली नदियाँ हैं उनका जो प्रवाह है वो उत्तर पूर्व की तरफ है, ठीक है। जबकि जो नीचे वाली नदियाँ हैं, दामोदर नदी से नीचे वाली, या फिर ऐसा बोले कि रांची के पठार से निकलने वाली जो नदियाँ हैं इनका जो प्रवाह है, या फिर ऐसा बोले कि इनका जो बहाव है वो है दक्षिण पूर्व की तरफ, ठीक है। तो इधर से जो नदियाँ निकलती हैं वो दक्षिण पूर्व में होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जबकि ऊपर वाली जो नदियां हैं उनमें कुछ नदियां जो हैं वो गंगा नदी तंत्र में भी शामिल हो जाती हैं, जबकि दामोदर नदी जो है ये भी गंगा नदी तंत्र में ही शामिल होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में आपको एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो स्वर्णरेखा नदी है उसमें एक महत्वपूर्ण जलप्रपात भी स्थित है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। तो इतनी चीज़ें आपको स्वर्णरेखा नदी के संबंध में याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वैतरणी नदी की। जो वैतरणी नदी है वो उड़ीसा के क्योंझर से निकलती है और थोड़ा सा झारखंड में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो वैतरणी नदी के संबंध में आपको इतनी ही चीज़ें जानना है। इसके बाद जो अगली नदी है वो है ब्रह्मणी नदी। तो जो ब्रह्मणी नदी है ये झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली शंख तथा साउथ कोयल नदी के राउरकेला में मिलने से बनती है। मतलब दो नदियों के प्रवाह जब इकट्ठा हो जाता है, शंख नदी और साउथ कोयल नदी जो कि राउरकेला के पास इकट्ठा होती हैं, तो यहीं से ब्रह्मणी नदी का उद्गम होता है। मतलब यहीं से इस नदी को क्या बोला जाता है? ब्रह्मणी नदी बोला जाता है। और यह आगे चल के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो आप याद रखिएगा जो ब्रह्मणी नदी है ये भी उड़ीसा और झारखंड में प्रवाहित होती है, ठीक है। जबकि ये दो नदियों से मिलकर बनती है, शंख नदी और साउथ कोयल नदी। तो इतनी चीज़ें आपको ब्रह्मणी नदी के संबंध में याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं महानदी की। जो महानदी है यह सिवाहा के पहाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है यहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह प्रवाहित होती है। और अगर इसके अपवाह तंत्र की बात करें तो इसका पूरा का पूरा जो अपवाह तंत्र है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड में फैला हुआ है, ठीक है। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ सिवाहा स्थान है, मतलब छत्तीसगढ़ वाला जो सिवाहा है जहाँ से ये महानदी निकलती है, और आगे चलकर ये
बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पर ये जो शिवनाथ नदी है ये इससे आकर मिलती है। उसके बाद इस छोर से जोक नदी जो है वो आकर मिलती है। यहाँ पर एक नदी निकलती है जिसका नाम है हंसदेव नदी, वो भी इससे आकर बाएं छोर से मिलती है। मैंने आपको पहले ही बताया बाएं छोर कौन सा है दाएं छोर कौन सा है। इसको पता करने का एक तरीका है, जिधर नदी बह रही है उधर मुंह करके खड़े हो जाना है और देखना है अपना बायां कौन सा है और अपना दायां कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए बाएं छोर से जो है हंसदेव नदी भी मिल रही है और शिवनाथ नदी भी मिल रही है। इसके बाद मंड नदी और इव नदी जो है ये भी बाएं छोर से मिलती हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ती है ये नदी तो एक नदी है ओग नदी, ये आकर दाएं छोर से मिलती है और फिर तेल नदी भी दाएं छोर से आकर मिल जाती है। ओग नदी से पहले यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। तो याद रखिएगा जो हीराकुंड बांध है ये उड़ीसा में बना हुआ है। और कहाँ पर बना हुआ है तो ओग नदी से पहले जहाँ पर इव नदी मिलती है इसके बाद यहाँ पर ये बांध बना हुआ है। ठीक है, और किस नदी में बना हुआ है तो महानदी में बना हुआ है। इसके अलावा महानदी के संबंध में आपको ये याद रखना है कि संबलपुर और कटक जो है वो महानदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, तो महानदी के बारे में आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोदावरी नदी की। जो गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र में प्रवाहित होने के साथ साथ यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जबकि इसका जो अपवाह तंत्र है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य में फैला हुआ है। क्योंकि इसकी कई सारी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, इसके कारण से ये अलग अलग राज्यों में भी और ज़्यादा फैला हुआ है। तो यहाँ पर नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो दाएं तरफ से 3 महत्वपूर्ण नदियाँ आकर मिलती हैं जिसका नाम है प्रवरा नदी, आगे चलने पर भूला नदी और आगे चलने पर मंजरा नदी इसमें दाएं छोर से आकर मिलती है। इसके बाद बाएं छोर से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है वर्धा नदी। वर्धा नदी में 2 महत्वपूर्ण उसकी सहायक नदियां आकर मिलती हैं जिसका नाम है पेनगंगा नदी और वेनगंगा नदी। तो जब ये 2 नदियां आकर मिल जाती हैं वर्धा नदी में तो इसका नाम हो जाता है प्राणहिता नदी। ठीक है, तो प्राणहिता नदी जो है यानी वर्धा नदी जो है वो बाएं छोर से आकर गोदावरी नदी में मिलती है। इसके बाद अगर आगे चलेंगे तो यहाँ पर इंद्रावती नदी जो है वो भी बाएं छोर से आकर इसमें मिल जाती है और फिर एक खबरी नदी है वो भी यहाँ पर आकर मिल जाती है बाएं छोर से। ठीक है, फिर आगे मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है और इसी डेल्टा के पास में एक स्थान स्थित है जिसका नाम है यनम। यह नाम आपको पता होगा कि ये पांडुचेरी के एक भाग है। पांडुचेरी के जो भाग हैं अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं, तो उनमें से जो यनम है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और ये जो गोदावरी का डेल्टा है ये चापाकार डेल्टा है। साथ ही यहाँ पर एक परियोजना स्थित है जिसका नाम है कालेश्वर परियोजना जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं जो कालेश्वर परियोजना है ये विश्व का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो नदी है काफ़ी ज़्यादा गहराई में बहती है, तो यहाँ पर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से जो नदी का पानी है वो ऊपर लाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट किस नदी में बना हुआ है तो वो बना हुआ है गोदावरी नदी में। इसके अलावा गोदावरी नदी के संबंध में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो गोदावरी नदी है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। तो लंबी होने के कारण, क्योंकि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इस कारण से इसकी जो तुलना है गंगा से की जाती है। साथ ही साथ इसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। तो उम्र और लंबाई के कारण इसकी तुलना गंगा से की जाती है, जिस कारण से इसे दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है तो सही जवाब क्या होगा गोदावरी नदी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कृष्णा नदी की। जो कृष्णा नदी है ये महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है और आंध्र प्रदेश के तट में डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मैं आपको बता दूं जो कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है वो चाप के आकार का बनाती है, मतलब चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। इसके अलावा जो कृष्णा नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो है गोदावरी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। जबकि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो वो है नर्मदा नदी। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि कृष्णा के डेल्टा के पास और गोदावरी के डेल्टा के बीच में एक झील स्थित है जिसका नाम है कोलेरू झील। ठीक है, तो याद रखिएगा कृष्णा डेल्टा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में कोलेरू झील स्थित है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से ये निकलती है महाबालेश्वर से और यहाँ पर जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो सबसे पहले दाएं तट से एक कोयना नदी है वो आकर इसमें मिलती है।
उसके बाद वर्णा नदी जो है ये भी निकलती महाराष्ट्र से और आगे आकर दाएं तट से ही इसमें मिल जाती है। उसके बाद पंचगंगा और दूधगंगा नदी जो है ये भी पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से ही निकलती हैं और आगे चलकर इसी नदी में दाएं छोर से ही मिल जाती हैं। इसके बाद जब नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ से दाएं छोर से ही एक नदी है घाटप्रभा नदी, जो कि कर्नाटक वाले क्षेत्र से निकलती है और आकर इसमें मिल जाती है। आपको याद होगा एक गोकाक जलप्रपात है जो कि घाटप्रभा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, मैंने आपको जलप्रपात वाली वीडियो में अच्छे से याद करवा दिया है। इसके बाद यहाँ से एक मालप्रभा नदी निकलती है, वो भी दाएँ तट से ही निकलती है और आकर इसमें मिल जाती है। उसके बाद एक बाएँ तट से महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसका नाम है भीमा नदी। जो भीमा नदी है उसकी दो सहायक नदियां भी हैं, एक नीरा एक सीना, तो दोनों आकर भीमा नदी में मिलती हैं और फिर भीमा नदी आगे चलकर बाएं तट से आकर इस नदी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दो धाराओं से बनी एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। ये तुंग और भद्रा दो धाराओं से मिलकर बनती है। ठीक है, कर्नाटक से निकलती है तो ये आगे चलकर इसमें मिल जाती है। ठीक है, मतलब कृष्णा नदी में मिल जाती है और इसकी एक सहायक नदी है, मतलब तुंगभद्रा की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है वेदवती नदी या फिर हगरी नदी। तो ये आगे चलकर तुंगभद्रा में मिलती है और फिर तुंगभद्रा जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। उसके बाद बाएं तट से दो और महत्वपूर्ण नदियां आकर मिलती हैं, एक है मूसी नदी और एक है मुन्नेरू नदी। ठीक है, तो ये तेलंगाना से निकलती हैं और बाएं तट से आकर कृष्णा नदी में मिल जाती हैं। तो ये इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो कृष्णा नदी के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कावेरी नदी की। जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी के कावेरी ताल से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसके बारे में अपवाद स्वरूप आपको ये याद रखना है कि यह एक सदा नीरा नदी है, मतलब इसमें वर्ष भर जल बना रहता है। जबकि मैंने आपको बताया था जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इसमें वर्ष भर जल नहीं बना होता है ना, वर्षा का पानी इसमें प्राप्त होता है तो वर्ष भर जल नहीं बना होता है। जबकि जो हिमालयी नदियाँ थी तो ग्लेशियर से पानी प्राप्त करती थी तो वो सदा नीरा होती थी। तो याद रखिएगा जो कावेरी नदी है वो अपवाद है सभी प्रायद्वीपीय नदियों में, यह भी सदा नीरा नदी है, मतलब इसमें भी वर्ष भर जल बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि ये दोनों तरफ से आने वाले मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है। जब मानसून लौट कर आते हैं तब भी पानी देते हैं। इस कारण से मतलब कि ऐसा समझिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, मतलब पानी प्राप्त करता है। इस कारण से ये सदा नीरा है। और सदा नीरा मतलब वर्ष भर जल होने के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। याद रखिएगा इसकी तुलना गंगा से क्यों की गई है, क्योंकि इसमें वर्ष भर पानी बना रहता है जैसे गंगा में बना होता है। तो याद रखिएगा दक्षिण भारत की गंगा इसे क्यों कहते हैं, मतलब कावेरी नदी को, क्योंकि ये सदा नीरा है। जबकि गोदावरी नदी जो है उसको आयु और आकार के हिसाब से दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि कावेरी के डेल्टा के पास ये कराईकल नाम का एक स्थान है जो कि पांडुचेरी के एक भाग है वो स्थित है। मैंने आपको बताया था कि गोदावरी के पास पांडुचेरी का यनम वाला जो स्थान है वो स्थित है। तो याद रखिएगा गोदावरी के डेल्टा के पास जो यनम है वो स्थित है, जबकि कावेरी के डेल्टा के पास जो कराईकल है पांडुचेरी का ही एक भाग है वो स्थित है। ठीक है, और जो कावेरी नदी है इसी के किनारे तंजावुर जो शहर है वो स्थित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो कावेरी नदी है ये 3 बार 2 धाराओं में बंटती है। 2 धाराओं में बंटने के कारण जो बीच की भूमि होती है वो द्वीप की तरह दिखती है, मतलब नदी द्वीप की तरह दिखती है। तो ये 3 बार नदी द्वीप भी बनाती है। तो पहला द्वीप जो ये बनाती है उसका नाम है श्रीरंगपट्टनम द्वीप जो कि कर्नाटक में स्थित है। दूसरा द्वीप है शिव समुद्रम द्वीप, ये भी कर्नाटक में स्थित है। और तीसरा द्वीप है श्रीरंगम द्वीप, ये स्थित है तमिलनाडु में। साथ ही आप याद रखिएगा कि जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा में कावेरी नदी में ही स्थित है। कावेरी नदी में भी एक बांध है जिसका नाम है कल्लनई बांध, जिसको ग्रेट एनीकट बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का सबसे पुराना बांध है और साथ ही विश्व का चौथा सबसे पुराना बांध भी है। और मैं आपको बता दूं भले ये भारत का सबसे पुराना बांध है लेकिन अभी भी ये सक्रिय है। इसका निर्माण चोल शासकों द्वारा 100 BC से 100 ईस्वी के बीच में करवाया गया था। और ये स्थित कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदियों की। तो जो कावेरी नदी है वो यहाँ से कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर जाकर मिल जाती है। तो सबसे पहले बाएं तट से हेरंथी नदी आकर मिलती है, उसके बाद दाएं तट से लक्ष्मण तीर्थ नदी, फिर बाएं तट से एक नदी आती है जिसका नाम है हेमावती नदी। ठीक है, तो वो आकर मिलती है। बाएं तट से एक और नदी निकलती है इसकी सहायक नदी जिसका नाम है सिमसा नदी, वो भी आकर यहाँ पर मिलती है। उसके बाद दाएं तट से 2 महत्वपूर्ण नदियाँ आकर मिलती हैं जिसका नाम है कबिनी नदी और सुवर्णवती नदी। उसके बाद एक और नदी है अर्कवती नदी, ये भी आकर बाएं तट से मिल जाती है। और फिर बाद में जो कावेरी नदी है जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो कावेरी नदी के संबंध में आपको इतनी चीज़ें
याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वैगई नदी की। जो वैगई नदी है ये तमिलनाडु के मदुरई से निकलती है और आगे चलकर ये पाक की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो वैगई नदी के संबंध में आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण नदी है जो है ताम्रपर्णी नदी, जो कि अगस्तमलाई पहाड़ी तमिलनाडु से निकलती है और आगे चलकर मन्नार की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो ताम्रपर्णी नदी जो है इसके संबंध में आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नदियों के संबंध में जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, जैसे कि किस नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है या फिर किस नदी को कहाँ की जीवन रेखा कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस नदी को कहाँ का शोक कहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्मनासा नदी की। जो कर्मनासा नदी है इसको भारत का शोक कहते हैं। कोसी नदी जो है उसको बिहार का शोक कहते हैं। इसके अलावा जो दामोदर नदी है इसको बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन अब बंगाल का वरदान कहा जाता है। ठीक है, जब से फरक्का बांध इसमें बन गया है, लेकिन फरक्का बांध के बनने से पहले इसको बंगाल का शोक कहा जाता था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा तबाही वहाँ पर मचाती थी। इसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको असम का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये असम राज्य में काफ़ी ज़्यादा अपना जो रास्ता है वो परिवर्तित करती है। इसके बाद जो महानदी है इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है। बाकी आपको पता ही है कि चीन का शोक हांगहो नदी को बोला जाता है, तो ये भी मैं आपको साथ में बता देता हूँ। इसके अलावा उत्तरी बंगाल की जो जीवन रेखा है वो बोला जाता है तीस्ता नदी को, और सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है तीस्ता नदी को ही। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को, भारत की जीवन रेखा गंगा नदी को, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी, गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी और गोवा की जीवन रेखा बोला जाता है मांडवी नदी को। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान की मरुगंगा या फिर जीवन रेखा किसे बोला जाता है, तो उसका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी नहर। और याद रखिएगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी हैं वो विश्व में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, ये कुछ भाग इसका जो है बांग्लादेश के कब्जे में भी जाता है और हमेशा यहाँ पर विवाद बना रहता है। तो इस तरीके से नदियों के संबंध में जितनी भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी मैंने आपको बता दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसका फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो की आपको फ्री में PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।